अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। हमारी जो डिस्कशन है वो चल रही है जी, चैप्टर नंबर 9 जो डेप्रिसिएशन के रिलेटेड है, प्लांट एसेट्स की डिस्कशन वहाँ पे है। तो इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो थी, रिकॉल करवा दूँ, उसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि एक करंट एसेट और जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं कि उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, और करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर हम यूज करना चाहें और मैचिंग प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करना चाहें तो वहां पर कैसे होता है। आज जो इस वीडियो में है हम उसी डिस्कशन को आगे मजीद प्लीज कैरी करेंगे। तो लास्ट टाइम जो थोड़ा सा क्विकली जरा ओवरव्यू दे दूं आपको कि हमने कहा था कि करंट एसेट जिस पीरियड में परचेज होते थे उसी में एक्सपेंस हो जाते थे। और जैसे एग्जांपल मैंने इन्वेंट्री की दी, या मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्रीपेड का। और फिर बात की थी कि लॉन्ग टर्म एसेट जिसमें टेंजिबल एसेट होते हैं, इनटेंजिबल एसेट होते हैं, या हमारे पास वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज होते थे। इन तीनों कैटेगरीज ऑफ एसेट्स की लाइफ लॉन्ग टर्म होती थी, एक साल से ज्यादा होती थी। तो हमने कहा था ये हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट या कैपिटल एसेट्स होते हैं। और फिर ये बात की थी कि ये जो होते हैं, चूंकि लॉन्ग टर्म एसेट का बेनिफिट एक साल से ज्यादा पीरियड तक मिलना होता है, तो इसलिए उनको एक साल से जो ज्यादा कर्ज है वहां तक उसको एक्सपेंस कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आप पहली वीडियो देख सकते हैं, वहां पर हमने डिस्कशन की हुई है कि एक साल से ज्यादा अरसे तक क्यों करना चाहिए। और उसमें मैचिंग प्रिंसिपल की एप्लीकेशन थी, और उसमें जो कोई अकाउंट क्यों कब एक्सपेंस बन जाता है, वो ये चीजें डिस्कस हुई थी। अब आज के टॉपिक में है जो हम लॉन्ग टर्म एसेट पे ही मेन फोकस करेंगे। तो इसलिए प्लीज लॉन्ग टर्म एसेट को, जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि ये कैपिटल एसेट के नाम से रिपोर्ट किया गया है। अब उसके वेरी कह लीजिए नेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है टेंजिबल एसेट। तो आपको याद होगा, हम ये कहते हैं कि जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसकी तीन कैटेगरीज है। एक हमारे पास टेंजिबल है, दूसरा हमारे पास इंटेंजिबल है, और थर्ड हमारे पास है नेचुरल रिसोर्सेज। और आपको ये भी याद होगा, हमने बहुत पहले ये बात की थी कि जब भी कोई कह लीजिए कि एक्सपेंस आप लिखते हैं तो उसका एक नेम रखते हैं, ताकि आपको कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन से अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए कि वो किस नेचर का है, किस रीजन की वजह से मर्ज हो रहा है। तो अब अगर टेंजिबल, हम ये पहले ये बात की कि लॉन्ग टर्म एसेट का यूज होना अगर एक्सपेंस हो जाना चाहिए तो लॉन्ग टर्म तो टेंजिबल भी है, इनटेंजिबल भी है, नेचुरल रिसोर्स भी है। तो फिर एक ही नाम से तो एक्सपेंस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वहां पर डिफरेंट टाइटल यूज किए जाते थे। अगर आप रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि टेंजिबल एसेट जब यूज हो जाएंगे तो एक्सपेंस बनने चाहिए। किस नाम से एक्सपेंस बनने चाहिए? डेप्रिसिएशन के नाम से एक्सपेंस बनने चाहिए। अच्छा जी, इसी तरह अगर इंटेंजिबल एसेट हैं, वो जब यूज होंगे तो उन्हें भी एक्सपेंस हो जाना चाहिए। उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी, कौन सी टर्म यूज होती थी? अमोर्टाइजेशन। और इसी तरह थर्ड कैटेगरी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनके साथ जो टर्म हम एसोसिएट करते थे दैट वाज डिप्लीशन। तो अब अगर कहीं वर्ड यूज होता हुआ नजर आए डेप्रिसिएशन, दैट शोज कि वो टेंजिबल एसेट को शो करता है। इसी तरह वो कह लीजिए कि टर्म अगर यूज होती है अमोर्टाइजेशन, वो किसकी रिफ्लेक्शन हो जाती है वहां पर, किसको वो पॉइंट आउट करता है? इंटेंजिबल को। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल को। इसी तरह कह लीजिए कि अगर डिप्लेशन का कहीं अकाउंट हो आपको यूज होता नजर आ रहा है, दैट शोज कि कहीं नेचुरल रिसोर्सेज के साथ उसकी एसोसिएशन है, नेचुरल रिसोर्सेज उसके बैक पे हैं जो यूज हो रहे हैं, जो एक्सप्लोर हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टेंजिबल एसेट की। वही बात कि हमने जो लॉन्ग टर्म एसेट के साथ की थी कि ये एसेट भी आपके ऑपरेशंस में एक्टिवली यूज होते हैं, लाइक प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है। ये सारी एग्जांपल्स आपके साथ हैं, आपके सामने हैं, कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस में आपको एक्टिवली यूज होते हुए नजर आते हैं। और इससे क्या था, हमने पहले बात भी की थी कि बेनिफिट जो है फ्यूचर प्रोडक्ट के नजर आते हैं। एग्जांपल मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, टेंजिबल की एग्जांपल्स क्या हैं? प्रॉपर्टी है, प्लांट है, और इक्विपमेंट है। प्रॉपर्टी में आपको पता है कि लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जी कि हमने इससे पहले जो बात की थी वो ये थी कि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे जैसे आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, जैसे जैसे आप कोई नेट इनकम या लॉस की अमाउंट फाइंड करना चाहते हैं, वैसे वैसे आपको माइंड में फैक्टर रखना चाहिए। वो क्या फैक्टर था कि अगर आप करंट पीरियड के रेवेन्यू ले रहे हैं तो करंट पीरियड के एक्सपेंस होने चाहिए। अब अगर आपने 2020 की बात की है तो 2020 के रेवेन्यू लिए हैं तो 2020 के एक्सपेंस लेने चाहिए। अब अगर इसी तरह ये बात पहले डिस्कस हो चुकी सर, वहां से आपको बेस रिकॉल करवा के इसके साथ लिंक करूंगा। तो
अब दूसरी बात मैचिंग प्रिंसिपल की क्या थी, मतलब मेन पॉइंट क्या था, क्रक्स क्या था, वो ये था कि जिस पीरियड में कोई अकाउंट यूज हो रहा है उसको उसी पीरियड में एक्सपेंस हो जाना चाहिए, ऐसा है ना। दूसरी बात, अगर एक एसेट है उसकी लाइफ 5 ईयर है और 5 ईयर में हम उसकी लाइफ के पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें, एनालिसिस करें, तो हमें नजर आता है कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ, जो 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है, उन 5 ईयर में इक्वल बेनिफिट उनसे मिलते रहते हैं। उससे फ्यूचर बेनिफिट क्या है, इक्वल सेम स्ट्रेट बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। आप फॉर एग्जांपल फर्नीचर की एग्जांपल ले लें, चेयर्स आपके पास होती हैं क्लासरूम में, या बुक शेल्फ देख लें, या छोटे मोटे और कोई ऐसे इक्विपमेंट्स, जो जो फेंसेस देख लें, आपके पास फेंस होते हैं या स्प्रिंकलर्स होते हैं, ये वो एसेट्स की एग्जांपल दी है जिनकी लाइफ तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन इनसे आपको जो फ्यूचर बेनिफिट है, अगर 5 ईयर लाइफ है तो 5 ईयर तक बेनिफिट इक्वल मिलते रहेंगे, सेम मिलते रहेंगे। और कुछ मेथड, कुछ कह लीजिए कि एसेट ऐसे होते हैं जो शुरू में बिल्कुल नए नए होते हैं, नए नए होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव है तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे सेल जनरेट करने में, बेनिफिट प्रोवाइड करने में। अब अगर ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा यूज हो रहे हैं, ज्यादा उससे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैचिंग प्रिंसिपल के अंडर उनकी एक्सपेंस वाली अमाउंट भी ज्यादा होनी चाहिए। कंपैरेटिवली वही एसेट जब यूज होते जाते हैं, यूज होते जाते हैं, जो लेटर ईयर्स होते हैं, जो एंड वाले ईयर्स होते हैं, वहां उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां चूंकि उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए वहां पर उनकी अमाउंट एक्सपेंस भी कम होनी चाहिए। तभी मैचिंग प्रिंसिपल की एग्जैक्ट हम कह लीजिए कि जो सेंस है उसको अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ज्यादा यूज हो रहा है तो ज्यादा एक्सपेंस कर दो, कम यूज हो रहा है तो कम एक्सपेंस करो। यानी कि अगर एसेट इनिशियली एक्वायर हुआ, न्यू था, प्रोडक्टिव था, ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी ज्यादा होना चाहिए। फिर जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, वैसे वैसे उसका एक्सपेंस भी कम होना चाहिए। तो फिर कोई मेथड ऐसे होने चाहिए, इट मींस हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कोई ऐसे टूल्स, कोई ऐसे मैकेनिज्म, कोई ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए कि जिससे अगर एसेट इक्वल बेनिफिट दे रहा है तो इक्वल अमाउंट कैलकुलेट हो जाए, स्ट्रेट अमाउंट कैलकुलेट हो जाए थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। और अगर जो है वो एसेट कह लीजिए क्या करता है, एसेट शुरू में ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो ज्यादा एक्सपेंस, फिर कम, फिर कम, तो फिर कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसा टूल होना चाहिए जिससे अमाउंट कैलकुलेट होके मिले, शुरू में ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम होना चाहिए ना। तो दिस इज द रीजन कि हमें जो है वो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन को फिर यूज करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो ये सारे वो मेथड हैं जो एसेट्स की नेचर के लिहाज से यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा दिल किया तो मैं पहले वाला पिक कर लूं, अजय मेरा मन है मैं सेकंड वाला यूज कर लूं, अजय मुझे इजी लगता है थर्ड वाला मैं ये यूज करूं, ऐसा नहीं है। रादर क्या है कि आपको इन मेथड्स को फिर एसेट की नेचर के लिहाज से, जो उसको नेचर को सपोर्ट करता हो, उसके ऑपरेशंस को सपोर्ट करता हो, उस लिहाज से यूज करना होता है, उस लिहाज से उसको बेस बनाना होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने मेथड्स हैं। लेकिन मेथड डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बात बताऊं, अभी जो हम बार बार बातें कर रहे थे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें भी और इस वाले में भी, अगर एक कॉमन बात देखें तो हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जैसे मशीन की एग्जांपल ही 5 साल लाइफ है, उसकी कॉस्ट देख लें 1 लाख रुपए, और हमने कहा कि अगर वो 5 साल तक इक्वल स्ट्रेट बेनिफिट दे रही है तो इट मींस वो सिमिलर सेम वैल्यू के साथ डेप्रिसिएट हो जाने चाहिए, एक्सपेंस हो जाने चाहिए। अब कैसे अमाउंट फाइंड आउट करेंगे आप लोग, आप कहेंगे जी 1 लाख रुपए है, बेनिफिट मिल रहे हैं 5 साल तक, अब इसको स्प्रेड करना है 1 लाख को 5 साल तक, तो आप 1 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 में, ऐसा ही आपके माइंड में कुछ आ रहा होगा कि भाई 5 साल तक सेम बेनिफिट, इक्वल बेनिफिट, सिमिलर आपको वहां से कह सपोर्ट मिलनी है, वाई नॉट की अमाउंट भी एक्सपेंस की सिमिलर होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। आपने कहा कितनी अमाउंट है, 1 लाख, कब तक, 5 साल तक, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 20,000, आपका आंसर शायद इस तरह का, तो ऐसा ही होगा ना।
यही डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की। अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 को उठाकर देखें जो कि डेप्रिसिएशन के रेलेवेंट है वहां भी, और अगर आप बुक्स में देखते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन को डिफाइन कैसे किया जाता है या अमोर्टाइजेशन को, तो वो कहते हैं जी कि इट्स द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। अब यहाँ मैंने यूजफुल लाइफ कितनी कंसिडर की, 5 ईयर। कॉस्ट कितनी कंसिडर की, 1 लाख रुपए। मतलब ये डिस्कशन वही है जो मैचिंग प्रिंसिपल से ड्राइव हुई थी, जो मैचिंग प्रिंसिपल से बेस बनाते हुए हमने इसको डिफाइन किया यहाँ पर। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इट्स द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो ये तो डेफिनेशन डिस्कस हो गई। अब ये मेथड्स है जी, मेथड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे जी। हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ नजर आता है जी मेथड स्ट्रेट लाइन। फिर हमारे पास मेथड नजर आ रहा है जी ये वाला यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है इसे। तो ये भी डिस्कस करेंगे किस तरह के एसेट्स पे ये यूज होता है। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड्स हैं जी, ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं हमारे पास, स्ट्रेट लाइन, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड्स में आगे फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें बड़ा ही फेमस मेथड है डबल डिक्लाइनिंग, और आगे लिखा हुआ है SOYD, इस कहते हैं जी सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। और फिर थर्ड हमारे पास डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की जो वो एक एग्जांपल मिलती है वो है मैकर्स, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। अच्छा, इससे पहले कि हम ये जो मेथड है डिस्कस करें, स्ट्रेट लाइन या सारे मेथड वन बाय, उनमें जो कॉमन चीजें कुछ डिस्कस आगे होनी बार बार, व्हाई नॉट कि उन्हें एक ही दफा डिस्कस कर लिया जाए। तो इसलिए कुछ इश्यूज हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स की डिस्कशन में हमें बार बार आगे डिस्कस करना पड़ेंगे, यानी कि कौन कौन से इश्यूज हमें लॉन्ग टर्म एसेट्स में फेस करना पड़ेंगे जी। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें एसेट की कॉस्ट को जो कह लिए कैलकुलेट करना होता है, ये बड़ा इशू होता है। अब ये हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो उसमें कह लीजिए कि हम कहते हैं कि मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट देख लें तो उसकी जो कॉस्ट होती है, क्या कॉस्ट, सबसे बड़ा इशू है कि कॉस्ट का पता चल जाए। मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया 1 लाख रुपए, भाई 1 लाख क्यों बोल दिया, 90 क्यों नहीं बोला, 95 क्यों नहीं बोला, 1,05,000, 1,10,000 क्यों नहीं बोला? इसमें कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन सी चीजें थी जिसकी बेस पर मैंने कहा कि ये 1 लाख रुपए एसेट की कॉस्ट है? मतलब वैल्यू ज्यादा कम भी तो हो सकती थी, तो 1 लाख क्यों है? तो ये हम डिस्कस करेंगे जी कि इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें कंसिडर नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसमें इशू आ सकते हैं जी कि अगर एसेट आपने एक दफा एक्वायर कर लिया है, कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया है, तो उसमें जब एसेट ऑपरेशन में आ जाता है, अब 5 साल एसेट की लाइफ है, तो सारी बात है उसमें भी कुछ कॉस्ट आपको, रिपेयर्स, कुछ मेंटेनेंस वगैरह बेयर करना पड़ेंगे, कुछ उस पर चार्जेस वगैरह बेयर करना पड़ेंगे हैं। तो उसके केसेस आ जाएंगे, उन्हें कैसे कंसिडर करना है, क्या उन्हें भी लॉन्ग टर्म तक एक्सपेंस करना चाहिए, उन्हें भी या शॉर्ट टर्म में एक्सपेंस कर दें। तो इस तरह की डिस्कशन ये सेकंड और थर्ड में आ जाएंगे हमारी। ठीक है कि जो हमारे कॉस्ट अकर होंगी जब एसेट परचेज कर लिया, उसके बाद भी एक्सपेंसेस आउटफ्लो होते रहते हैं आपके एसेट। ऐसा तो नहीं है एक दफा आपने बाय कर लिया फिर रिपेयर कोई नहीं है, मेंटेनेंस कोई नहीं है, ओवरहालिंग कोई नहीं है, या कोई और ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो उनको ट्रीट कैसे करना चाहिए? तो उन्हें उसी ईयर में जिसमें वो पे किया जा रहा है एक्सपेंस कर दें, या उसको भी लॉन्ग टर्म तक ले चलें? तो ये डिस्कशन यहीं पे चलेगी साथ साथ ही दोनों में। फिर हमारे पास जो केस एंड पे आएगा वो होगा जी कि हमारा जब एसेट यूज हो जाए, बिल्कुल वो हमारे लिए कह लीजिए कि ऑब्सोल्यूट हो जाए, हमारे लिए स्क्रैप हो जाए, तो हम उसको फिर सेल कर दें। तो बेसिकली देखा जाए 3 इश्यूज आ रहे हैं एक्वायर करने के, और ये सेंटर वाला इंटरम पीरियड क्या है इसका, यूजेज का। तो यूजेज वाले जो केस आ गए इंटरम पीरियड, तो ये इनिशियल वाला केस आ गया एक्वायर करना। फिर इंटरम वाला केस आ गया। फिर टर्मिनल पीरियड होता है जिसमें आपका ये एसेट जो है डिस्पोज ऑफ करना होता है, सेल कर देना होता है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ स्लाइड में भी शो हो रहा है कि वो पर्सन कंप्यूटर को यूज कर रहा है, बड़ा नया है, देखें बिल्कुल एक अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है, गुड कंडीशन में है, बड़ा पुरसकून बैठा हुआ है। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो आप वही एसेट, ये थोड़ा सा बेंड हो चुका है यूज के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो कह लीजिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ये देखिए ये जो शो कर रहा है यहाँ से वायर्स है, मतलब ये वो कह रहा है जी कि अब एसेट उतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, ये फिजिकल यूजेज उसका है वो उसकी रीजन बना। अच्छा, यहीं से पॉइंट क्लियर कर दूं कि डेप्रिसिएशन की रीजंस क्या होती है।
रीजन मतलब क्यों डेप्रिशिएट किया जाता है ऐसे, तो उसकी रीजन बेसिकली आपको मिलती है जी, तो फिजिकल यूजेज होता है कि एसेट आपका फिजिकली, जैसे यहाँ नजर आ रहा है पिक्चर में आपको स्लाइड में, कि एसेट आपका जो है वो क्या होता रहता है, फिजिकली यूज होता रहता है। और इसकी रीजन क्या होती है जी, और इसकी रीजन होती है जी कि एसेट आपका ऑब्सोलीट हो गया। टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो एसेट्स आपके होते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन देख ले, कंपनीज देख ले, टेक्नोलॉजी के साथ जो एसोसिएट होती है, आपको पता है कि इन्हें इसलिए भी डेप्रिशिएट करना होता है अपने एसेट्स को, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जानी, तो पुराने वाले की वर्थ या वैल्यू चूंकि डाउन हो जानी है, तो इसलिए भी वो कहते हैं जी कि डेप्रिसिएशन पे एक्सपेंस रिपोर्ट कर देना चाहिए। भाई क्यों रिपोर्ट कर देना चाहिए एक्सपेंस, एक तो मैचिंग प्रिंसिपल का तो वहां पर इशू नजर आता है, लेकिन जो आपको टैक्स बेनिफिट होता है कि जब एक्सपेंस लिख दिया तो उससे टैक्सेबल इनकम कम हो जानी है, और टैक्सेबल इनकम कम हुई है तो टैक्स की अमाउंट कम हो जानी है, तो इसलिए टैक्स सेव हो जाता है। अब आप कहेंगे टैक्स सेव कैसे हो गया, कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो पे करना होता है। भाई ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसमें किसी को एक्चुअल फिजिकल कैश डेप्रिसिएशन का पे नहीं किया जाता, कि मेरा मेरा ये एसेट डेप्रिसिएट हो गया तो आप पैसे ले लो। कभी ऐसा हुआ है कि आपका आपके बिल्डिंग यूज हो रही हो, आपके कह लीजिए प्लांट यूज हो रहा हो, और आप उसका जो यूज होने वाला पोर्शन है वो अपने एम्प्लॉयज को दो, यार ये मेरा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन तुम रख लो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन इसलिए नॉन कैश है, कैश तो पे नहीं करना, व्हाई नॉट टू टेक सम बेनिफिट, आगे टैक्स के केस में डिस्कस हो जाएगा। तो खैर पॉइंट सिंपल ये है कि मैंने कहा कि फिजिकल यूज होना, उसकी जो वेयर एंड टेयर होती है, एक तो वो रीजन बनता है, दूसरा ऑब्सोलेंस का फैक्टर आ जाता है, तो उस वजह से डेप्रिसिएशन होती है। थर्ड जो होता है वो हमारे पास आ जाता है कि एसेट जो होता है वो हमारी नीड को कह लीजिए कि एडिक्वेटली मीट नहीं कर रहा होता। एक एरोप्लेन फर्म देख लें, एरोप्लेन फर्म वो हो सकता है कि उसकी आज जो सीटिंग कैपेसिटी उसकी हो पैसेंजर्स की वो 300 हो, और कल उसकी जो जो कह लीजिए कि ये कैपेसिटी 300 की जो है वो उसके लिए शॉर्ट हो जाए, इनएडिक्वेट, उसको 500 वाला चाहिए हो, तो इसलिए भी वो कह लीजिए इसको एक्सपेंस करते हैं। तो ये मेजर थ्री रीजंस है, इनएडिक्वेसी है उसका, कि वो हमारी करंट नीड को जो होता है वो उसके लिए इनएडिक्वेट हो जाए, और ऑब्सोलेंस का फैक्टर आ जाता है कि एसेट ऑब्सोलीट होता रहता है टाइम के साथ। और ये फैक्टर ज्यादा कहाँ पे इनकॉर्पोरेट होता है, वो कंपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा एसोसिएट होती है। तो आप ये लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में ये देखते हैं आए दिन यहाँ पर ये नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, तो उनका फैक्टर ये भी आ जाता है। और था फिजिकल यूजेज होना सकता है। अब जो सबसे पहला केस था उससे डिस्कस करते हैं, जैसे यहाँ कंप्यूट इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट। हमें पता होना चाहिए कि हमने जो अमाउंट 1 लाख रुपए की एग्जाम्पल में अज्यूम की थी, आपको जब डिस्कस कर रहे थे, वो भाई वो 1 लाख रुपए क्यों है, ठीक है, वो 1 लाख से ज्यादा या कम क्यों नहीं हो रहा, वो वो हमें फिर कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये परचेज प्राइस है या कॉस्ट है। तो कॉस्ट में हमारे पास आ जाती है परचेज प्राइस, जो लिस्ट प्राइस होती है। देखिए यहाँ पर कर्सर मेरा जिस जगह परचेज प्राइस, तो एक तो ये होता है, मैंने सपोज के लिए मशीन परचेज करनी थी, मशीन के लिए एज्यूम कर लें कि $80,000 मैंने पे कर दिया उसको, सप्लायर को, वेंडर को जिसे मैंने परचेज किया, तो उसकी परचेज प्राइस आ गई। दूसरा उसमें कह लीजिए कि उसने यहाँ वर्ड यूज किया, ऑल एक्सपेंडिचर्स नीडेड टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ये जरा समझने वाला पॉइंट है। अच्छा मैंने 80,000 जो पे कर दिया, क्या सिर्फ वही काफी होता है? अब मैं अगर इस्लामाबाद बैठा हुआ हूँ, मशीनरी मुझे कराची से कह लीजिए कि ये डिलीवर होना है, तो कराची से लेकर यहाँ तक के ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी तो पे करने हैं मुझे। सपोज वो 5,000 है, तो जब मेरे पास इस्लामाबाद आ जाएगी तो मैं क्या ये कहूंगा कि मुझे 80,000 में मिली है? कभी भी नहीं कहूंगा ना, आप ऐसा कहेंगे। आप कहेंगे 80 प्लस 5,000 ट्रांसपोर्टेशन के। अच्छा इसी तरह जो मशीन आ चुकी है, इसके अनलोडिंग के चार्जेस यहाँ से सपोज वो 1,000 है तो 86 हो गए। इसी तरह कह लीजिए कि इसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस, अब ऐसा तो नहीं है कि मशीन इंस्टॉल आप खुद कर लें। कभी देखे आप एसी, मतलब जो है वो खुद ला रहे हो, खुद इंस्टॉल कर रहे हो, सारा कुछ ऐसा नहीं है। वो स्पेसिफिक उसकी कोई कह लीजिए कि जो टेक्निक्स होती हैं, जो उसमें स्किल्स होती हैं, जो उसमें टेक्निकल वर्क रिक्वायर्ड होता है, वो टेक्नीशियन ही जानते हैं, जो पर्सन होते हैं बेसिकली। तो वो अपनी फिर वहां पे एक फी लेते हैं। अब ये मशीन है, मैंने कहा कि इसको अगर इंस्टॉल करना है, इसकी इरेक्शन करनी है, तो वो एक्सपेंसेस कह लीजिए कि आपको पे करना पड़ेंगे। तो वो सपोज कर ले 14,000 है, तो 86 प्लस 14 ये बन गया 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए आपकी कॉस्ट होगी। तो यहां से मुझे वर्ड यूज किया, बड़ा कंप्रिहेंसिव वर्ड यूज कहा जी कि तमाम वो एक्सपेंसेस, आउटफ्लो ऑफ मनी, तमाम वो आउटफ्लो ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर्स, आउटफ्लो ऑफ मनी, जिनका ऑब्जेक्टिव ये हो कि आपका एसेट इकोनॉमिक यूज के लिए रेडी हो जाए। मतलब अनलेस एंड अनटिल
आपका एसेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए रेडी ना हो जाए, आप जितने भी आउटफ्लो करोगे, जितना भी पेमेंट करते जाओगे, वो सारे के सारे आपके किस में रिकॉर्ड होते जाएंगे? एक्विजिशन कॉस्ट में। ठीक है ना? किस में रिकॉर्ड होते जाएंगे जी? एक्विजिशन रिकॉर्ड में। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट समझने का ये है कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास यहाँ पर आपने कह लीजिए कि कोई मशीन है, ये मशीन ले लें। इस मशीन के हम एग्जांपल लिए रिपेयर, इसका इंस्टॉलेशन है, इरेक्शन चार्जेस हैं, इंजीनियर्स की फी है, तो ये सारे चार्जेस वगैरह। अब अगर उसको कह लीजिए कि फर्दर इकोनॉमिक यूज के लिए वो कहें जी कि इसके लिए तो हमें एक स्पेसिफिक यहाँ पे एनवायरनमेंट टेम्परेचर जनरेट करना है, तो उसके भी जो चार्जेस होंगे इसकी कॉस्ट में आप एडअप कर सकते हैं। या वो कहें जी कि इसको रेडी टू यूज करने के लिए हमेशा के लिए आपको इतनी ऑयल की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो उसमें हमेशा रहना चाहिए मिनिमम लेवल, वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कौन सी चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। अब सपोज यहाँ पर थोड़ा सा उसका हिंट देता हूँ, आगे वो आपको चार्ट नजर भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी उसकी चूंकि कह दूं कि कौन सी चीजें फिर कॉस्ट में ऐड। फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी ली और गाड़ी लेकर छोटी मोटी रिपेयर कर ली, गाड़ी ली अभी ना, तो वो रिपेयर कर ली, वो रिपेयर कॉस्ट का पास नहीं होगी, छोटी मोटी रिपेयर। लेकिन आपने अभी गाड़ी ली, अभी उसकी आपने ओवरहालिंग करा ली, उसमें कोई मेजर चेंजेस कर दी, आपने उसको सपोज गाड़ी को तैयार करवा लिया, डेंटिंग पेंटिंग, उसके टायर वगैरह चेंज करवा दिए सारे कुछ। अब ये जितनी कॉस्ट आ रही है डेंटिंग पेंटिंग की, उसके टायर चेंज करने की, जिससे उसकी लाइफ एक्सटेंड हो सकती है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती हो, उसको कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। लेकिन अगर छोटी मोटी रिपेयर, जैसे आपने कोई कोई छोटा मोटा वायरिंग का काम करवा लिया, कोई और छोटी सी उसमें चेंजेस करने वाली थी, कोई छोटा सा पोशिश का माइनर सा काम होने वाला था या कोई ऐसी, तो वो जो नॉर्मल रिपेयर्स होती है वो एक्विजिशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब मशीन आप कह लीजिए कि सपोज कर लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट जो अनलोड करते हैं, अनलोड करते हुए आप उसको लेके आ रहे हैं जिस साइट पे उसको इंस्टॉल करना है, और वो सपोज कर लीजिए कि वो मशीन की जो एम्प्लॉयज ने गिरा दी, गिर गई। अब ये गिर गई, इसके गिरने से जारी बात है उसको फिर रिपेयर की जरूरत होगी। अब ये जो रिपेयर है, ये रिपेयर एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होनी चाहिए। रीजन, रीजन इज के ये जो मशीन थी, इसका गिर जाना नेग्लिजेंस था, तो नेग्लिजेंस की जो कॉस्ट यहाँ पे आएगी वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, वो उसकी नॉर्मल रिपेयर में जानी चाहिए। क्योंकि ये आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है कि इट वाज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉप डाउन द मशीन। ठीक है ना? although now it is necessary to get repaired the same asset in order to have it ready for use, लेकिन ये जरूरी तो नहीं था ना कि इसको गिराया जाए, तो वो नेग्लिजेंस है, तो नेग्लिजेंस आपके ऑपरेशन में शो होनी चाहिए, वो हाइड नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर वो आपकी बुक में जो एग्जांपल भी गिवन है कि हम कहते हैं कि इस तरह का केस है उसको एक्विजिशन कॉस्ट में नहीं आना चाहिए। यहाँ मेजर फैक्टर्स लिखा हुआ, एक्विजिशन कॉस्ट एक्सक्लूड्स फाइनेंसिंग चार्जेस। डेफिनेटली जी, मशीन को परचेज करने के लिए मैंने अगर 1 लाख रुपए बैंक से लोन लेना है, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करूंगा वो तो इसमें नहीं आना चाहिए, वो तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, वो अलग बात है। 1 लाख रुपए अरेंज करने पे मुझे अगर कहीं पे कोई उसके चार्जेस पे करना पड़ रहे हैं, तो वो मेरी फाइनेंसिंग कॉस्ट है ना, मशीन की कॉस्ट तो नहीं है। इसलिए उसने ये पॉइंट लिखा हुआ जी कि इस कॉस्ट में फिर फाइनेंसिंग के चार्जेस को कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल एक और है जी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट लैंड। अब लॉन्ग टर्म एसेट यहाँ पे टेंजिबल में कौन सा लिया है? लैंड। एग्जांपल है जस्ट ये कि आपने लैंड बाय करनी है, या आपके साथ एग्जांपल है उसकी परचेज प्राइस आ गई जी, उसके बाद आपने कह लीजिए कि जो रियल स्टेट जिसके थ्रू उसको बाय किया उसका वो कमीशन आ गया। खैर एग्जांपल देख सकते हैं आप, उसमें टाइटल सर्च और ट्रांसफर फी वगैरह के चार्जेस वो भी कॉस्ट का पार्ट है, सर्वे करने की फीस है, डेलिंक्वेंट टैक्सेस वगैरह है, टाइटल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल आ रही हैं कि जो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। कौन सा एसेट है? लैंड है, इसकी कॉस्ट है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैंड इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। यहाँ पे पॉइंट है, क्योंकि लैंड की वर्थ या वैल्यू देखा जाए ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं होती, उसके फिजिकल यूज, उसका ऑब्सोलेंस, उसका इनएडिक्वेसी की बात की जाए तो फैक्टर ऐसा नहीं, उसकी वर्थ रादर ग्रेजुअली क्या होती रहती है, वो इंक्रीज होती रहती है। इसलिए लैंड की बात जो नॉर्मली की जाती है वो एप्रिसिएशन की जाती है। लेकिन
पॉइंट इज, क्या डेप्रिसिएशन की फिर वाकई जो एप्लीकेशन नहीं है लैंड में, वो उन केसेस में है कि जिनमें लैंड की फर्टैलिटी, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जाए। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे लैंड यूज की तो उसमें आपने कह लीजिए कि उसकी फर्टैलिटी डाउन होना शुरू हो जाए, जैसे एग्रीकल्चर कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं, तो आपने देखा होगा पुराने वक्तों में क्या कि उसके फर्टैलिटी को इंक्रीज करने के लिए वहां पर डिफरेंट सीड्स या यूरिया या इवन जो एनिमल का वेस्ट होता था उसे भी यूज किया जाता था इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। तो अगर आपकी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही हो, प्रोडक्टिविटी डाउन होती जा रही हो, कम होती जा रही है, तो उस फैक्टर को डेप्रिशिएट किया जा सकता है। अदरवाइज जो लैंड आपकी है वो तो डेप्रिशिएट नहीं हो रही। तो इसलिए लैंड किस केस में डेप्रिशिएट होती है, जिस केस में उसकी फर्टैलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज हो रही हो, डाउन हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो विद द यूजेज, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो उस वाले केस में वो डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है, अदरवाइज ये आपकी डेप्रिसिएशन नहीं है। एग्जाम्पल और है यहाँ पर जी, जैसे बिल्डिंग मशीनरी की थी, लैंड की थी, अब बिल्डिंग एग्जाम्पल देख लें जी। अब बिल्डिंग की कॉस्ट अगर आपने देखनी है तो वही परचेज प्राइस उसकी हो सकती है, आर्किटेक्चर की जो फीस आर्किटेक्चर को पे किया आपने, परमिट लेना है आपने जैसे सीडीए वगैरह से है, एलडीए से, जो भी आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज वगैरह बॉडी जितनी भी जो जो भी उसकी परमिट की जहां जहां से रिक्वायरमेंट्स है वो आप उसकी पे करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन की वहां पे कॉस्ट, मतलब सारी एग्जांपल जो कॉमन एग्जांपल है ये सारे की सारी मिलाकर बनाएगी किस फैक्टर को कैलकुलेट करेगी, कॉस्ट ऑफ एसेट को। अब ये पॉइंट जो मैंने कहा था कि किसको कॉस्ट का पार्ट बन जाना चाहिए और किसे कॉस्ट में नहीं आना चाहिए, तो एक यहाँ पे टाइटल लिखा गया उसके लिए, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू करंट पीरियड के लिए यूज होता है जी, कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। तो यानी कि किन अकाउंट्स को जिस ईयर में वो एक्वायर हो रहे हैं उसी में एक्सपेंस कर देना, और किस में उसको उसी ईयर में नहीं रादर फ्यूचर पीरियड तक एक्सपेंस करना है, जैसे पहले डिस्कशन थी। ऑर्डिनरी रिपेयर छोटी मोटी आपकी कोई गाड़ी को मेंटेन करने की कह लीजिए कि कोई एक्सपेंडिचर आप पे कर रहे हैं, आउटफ्लो हो रहा है, ताकि उसकी जो ऑपरेटिंग कंडीशन है वो मेंटेन रहे। मतलब एसेट जो है वो आपका ऑपरेटिंग कंडीशन में रहे, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो उसकी नहास ना हो, रादर उसकी जो नॉर्मल ऑपरेशन की जो कैपेसिटी है जो सपोर्ट करने की वो वही रहे, ठीक है। तो फिर वो आपका कह लीजिए कि नॉर्मल रिपेयर है, वेयर एंड टेयर है, सॉरी नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो उससे फिर आप इनकम स्टेटमेंट में जो भी 5,000 10,000 पे करते हो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, जिस ईयर में जनरेट हो रहे वो कॉस्ट में नहीं लिखा जाएगा। जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिससे बेटरमेंट्स हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ ओवरहॉलिंग कराई है, या कोई आपने कोई पार्ट प्रॉपर रिप्लेस कर दिया पूरे का पूरा, जैसे मैंने टायर की बात की थी, तो इस तरह की चीजें वो कॉस्ट का पार्ट बन जाती है। और क्यों, इसलिए कि उससे लाइफ उनकी क्या हो जाती है, लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तो अगर लाइफ एक्सटेंड हो रही है, प्रोडक्टिविटी एक्सटेंड हो रही है, वो आपका कैपिटल है। और अगर लाइफ एक्सटेंड ना हो, प्रोडक्टिविटी एक्सटेंड ना हो, रादर जो नॉर्मल आपकी कह लीजिए प्रोडक्टिविटी वही रहे, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू आपका एक्सपेंस है। तो रेवेन्यू का मतलब उसी ईयर में एक्सपेंस हो जाएगा, और कैपिटल का मतलब है कि उसको कॉस्ट का पार्ट बन जाना है, और वो उसी ईयर में नहीं, रादर जब तक वो यूज होता रहेगा उस वक्त तक वो क्या होता रहेगा, एक्सपेंस होता रहेगा। यही बात जो हमने डिस्कस की है यहाँ पे आपको नजर आ रही है। वो कहता है जी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किस में करना है, बैलेंस शीट में, क्योंकि कॉस्ट कहाँ लिखी जाती है, मशीनरी की, बिल्डिंग की, लैंड की, टेंजिबल इनटेंजिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, बैलेंस शीट में, इसलिए उसको बैलेंस शीट में लिख देना चाहिए। और फिर इट मीन करंट पीरियड में उसको एक्सपेंस किया नहीं तो डेफर हो गया। हाँ, करंट इनकम क्या हो जाएगी, चूंकि एक्सपेंस नहीं हुआ तो इनकम हाई हो जाएगी, और इनकम अगर हाई है तो टैक्स क्या हो जाएगा, हाई। और जबकि रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या थे, वो आपको करंट पीरियड में एक्सपेंस कर देने हैं। करंट पीरियड जब एक्सपेंस हो जाए तो एक्सपेंस किस स्टेटमेंट में लिखे जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट में, और डेबिट लिखे जाते हैं, आपको आइडिया, डेबिट साइड लेफ्ट साइड होती है। और इट मीन करंट पीरियड में लिख दिए, जब एक्सपेंस लिखे जा रहे हैं इनकम स्टेटमेंट में तो एक्सपेंस ज्यादा हो रहे हैं, तो इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर, और उसकी वजह से टैक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने ये बात की, इफ द अमाउंट्स इन्वॉल्व आर नॉट मटेरियल मोस्ट कंपनीज एक्सपेंस द आइटम। ठीक है, मैंने कहा था अगर इमटेरियल अमाउंट है तो प्रोफेशनल जजमेंट के अंडर और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आप लोग उसको कर सकते हैं अगर एक्सपेंस करना चाहे, मतलब अगर वो है कैपिटल लेकिन अमाउंट बड़ी इमटेरियल है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब हमारा टॉपिक बेसिकली मेन चीजें डिस्कस हो गई हैं। तो वही बात जो हमने पहले की थी कि डेप्रिसिएशन क्या था, डिफाइन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन जो पहले भी किया है, इट्स द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और ये बात वही रिपीट हो रही है कि जब एसेट एक्वायर हुआ हमारा बैलेंस शीट में लिखा गया, और जब तक अनयूज हो, जब तक क्या है हमारा एसेट क्या है लॉन्ग टर्म अनयूज हो, वो बैलेंस शीट में ही लिखा रहता है कॉस्ट के नाम से। एसेट होता है ना, क्योंकि बैलेंस शीट आपको याद होगा हमने बात की थी हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल पे प्रिपेयर की जाती है ना, तो ये कॉस्ट वही वाली कॉस्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट। क्यों थी ये डिस्कशन पहले आपके साथ हुई है, क्यों कॉस्ट को लिखा जाना चाहिए। ओके, तो अनयूज एसेट है तो बैलेंस शीट में लिखा जाना चाहिए, और ये यही वाली कॉस्ट आपकी यहाँ पे कॉस्ट लिखी गई है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो कह लीजिए एलोकेशन है करना उसकी लाइफ पे, फिर एलोकेट करके आपको एक्सपेंस मिल जाता है। यानी कि अनयूज था तो बैलेंस शीट में, जैसे जैसे यूज हो रहा है तो कहाँ जा रहा है, इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। यही बात हमने पहले डिस्कस की थी। ये भी वही जो पहले बात की है, थोड़ा सा क्लियरिटी के लिखा गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो करंट ईयर में लिखा जाता है इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक यूज होना है ना। तो जैसे जैसे एसेट देखिए ना, जैसे जैसे ये एसेट आपका यूज होता जाना है, वैसे वैसे उसे क्या हो जाना चाहिए, एक्सपेंस। अब अगर एक्सपेंस होना है तो किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से। और वो डेप्रिसिएशन कहाँ लिखी जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरा टाइटल जो आपको याद होगा, हमने कहा था कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। जब जो लास्ट सेमेस्टर हमारा था उसमें डिस्कशन हुई थी कि डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सपेंस हुआ था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वहां पे क्रेडिट हुई थी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहाँ लिखी जाती थी, अगर रिकॉल कर लेना जस्ट ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस वगैरह में आप देखते रहे हैं, तो वहां पे आपको बैलेंस शीट नजर आती थी कि रेलेवेंट जो आपका एसेट होता था उसमें से माइनस हो जाती थी। अब हम उन मेथड्स को जो पहले डिस्कस किया था, उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ तक के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है जी। तो नेक्स्ट जब हमारी वीडियो आएगी तो उसमें हम इंशाल्लाह ताला कह लीजिए कि ये जो टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।